Hello students, we are going to solve NCERT questions, NCERT back exercise questions and these questions are just for your help. ये आपके हेल्प के लिए है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को करते हुए स्ट्रक हो जाएं तब आप यहाँ पे हेल्प लें, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आप हेल्प कब लेंगे, कम से कम उस क्वेश्चन के लिए आप 3 से 4 बार ऑनेस्टली ट्राई करें कि वो आपको आ रहा है या नहीं, देन आप यहाँ पे देखें, अदरवाइज ना देखें प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC supply and a part of this question is what is the RMS value of current in the circuit. We are going to calculate RMS value of current. So first of all we will write down the given part. What is given in this question? We are given the value of EMF. अब EMF हमें कौन सा दिया हुआ होता है? हमेशा आपको जो भी EMF दिया होता है that will be RMS voltage. So RMS voltage is 220 वोल्ट। अगर ये लिखा नहीं है कि वो पीक वोल्टेज है तो सिर्फ वो RMS ही होगा। एंड यू हैव गिवन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम एंड व्हाट एल्स इज गिवन, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RMS मीन्स RMS करंट। सो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? तो उसके लिए जब आपने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो उसमें एक अपोजिशन टू करंट पढ़ाया था एंड अपोजिशन टू करंट वाज R इज इक्वल टू E नॉट बाई I नॉट एंड आई कैन राइट E नॉट एज, E नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज E RMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2। सो E नॉट कैन बी रिटन एज E RMS √2। सो दिस इज E RMS √2 divided by I RMS √2 will cancel √2, so it will be E RMS divided by I RMS. And if you are going to calculate the value of I RMS, so it will be E RMS which is 220 and I RMS which is resistance will be in the denominator part, so it will be 2.2 ampere. This is the value of I RMS. This is A part. Now what is B part? B part क्या होगा इसका, देखिए, what is the net power consumed over a full cycle? complete cycle में net power कितनी consume हो जाएगी? So for the net power in complete cycle, so P is equal to I RMS into E RMS. This is the formula in which we derived in the पावर कंजम्पशन इन ओनली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होता है ये हमने निकाला था तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। सो इट विल बी 220, दिस इज द वैल्यू ऑफ E RMS एंड 2.2 विच इज द वैल्यू ऑफ I RMS। द स्क्वायर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस विल बी 4840 एंड सिंस it will be multiplication, so 484 watt. This is the value of power. Now चलिए दो ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is what? The peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS value of voltage? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू आर गिवन पीक वैल्यू, दैट मीन्स E नॉट इज गिवन, सो गिवन इज व्हाट, E नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट E RMS विच इज E नॉट divided by √2 which can also be written as E नॉट into 0.707। याद आ गया एक्सप्रेशन? सो E RMS इज इक्वल टू E नॉट इज 300 into 0.707, it will be having value 1212, so it will be having value 212 volt. This will be the value. एक मिनट,
2121, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसकी, ERMS की। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। बोथ वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको बी पार्ट में आपको RMS वैल्यू दी हुई है, IRMS इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और आपको निकालना क्या है, आपको पीक करंट निकालना है, मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट E नॉट। सो E नॉट will be equal to ERMS into √2. So this is 10 and the value of √2 is 1.414, so it will be 14.14 ampere. This is the value of IRMS. क्या समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 is what, a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply, determine the RMS value of current in the circuit। means we are talking about only inductive circuit, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट में आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी होते हैं, मैं पहले गिवन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए L इज इक्वल टू, गिवन इज L इज इक्वल टू 44 मिली हेनरी, दिस इज 44 into 10 to the power -3 हेनरी, एंड द V इज, अब ये RMS वैल्यू है या पीक वैल्यू है, इट इज RMS वैल्यू, सो ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आपको IRMS निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको इंडक्टर की वैल्यू दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, वोल्टेज दिया हुआ होता है, आपको करंट पूछा जाता है, या करंट दिया होता है आपसे वोल्टेज पूछा जाता है, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिए, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट हो या रेजिस्टिव सर्किट हो, आपको अपोजिशन टू करंट वाला फॉर्मूला देखना है। तो अगर यहाँ पे आप अपोजिशन टू करंट वाला फॉर्मूला देखें तो एज वी नो, अपोजिशन टू करंट इंडक्टर के केस में क्या होता है, XL इज इक्वल टू, XL की वैल्यू क्या होती है, दैट इज E नॉट बाई I नॉट, और E नॉट I नॉट को ऐसे भी लिखा जा सकता है ERMS अपॉन IRMS, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब XL की वैल्यू हम देख लेते हैं, XL की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई न्यू इंटू L इज इक्वल टू ERMS आपको दिया हुआ है 220 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRMS आपको निकालना है। सो IRMS इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर -3। सो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और IRMS की वैल्यू निकालेंगे। जो बच्चे कनेक्टेड हैं मुझसे स्कूल के थ्रू, वो प्लीज़ इसको सॉल्व ज़रूर करें। मैं आपसे पूछूंगा, आप उस टाइम नोटबुक अपने पास रखेंगे और मैं पूछूंगा कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आया था, ठीक है, तो आप मुझे वो बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, ये स्टैंडर्ड है USA का। 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इंडिया का स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे चलता है क्या 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज, ये USA का स्टैंडर्ड है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RMS करंट इन द सर्किट। तो देखिए अगेन आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू है C की, इस टाइम कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या है 60 माइक्रोफैरेड। 60 माइक्रोफैरेड को आप लिख सकते हैं 60 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैरेड। चलिए और क्या वैल्यू दी हुई है, आपको वोल्टेज दिया है V और RMS वोल्टेज है ये कितना 110 वोल्ट, आपको न्यू दिया है 60 हर्ट्ज, आपको वैल्यू की निकालनी है IRMS की। IRMS आपको कैलकुलेट करना है। तो बस फॉर्मूला देखिए, मैंने आपको बताया अगेन कि आपको फटाक से उस फॉर्मूले पे चला जाना है। कौन से फॉर्मूले पे,
अपोजिशन टू करेंट वाले फॉर्मूले पे। तो अपोजिशन टू करेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिशन टू करेंट होता है क्या, XC इज इक्वल टू ई नॉट, या मैं सीधे सीधे लिखूं ERMS अपॉन IRMS। अब XC की वैल्यू क्या होती है, XC इज 1/ωc, XC is 1/ωc, so ERMS is 110 and IRMS is required to be calculated. So IRMS is equal to 110 into what is the value of omega? Omega is 2 pi nu into C. C is what? 60 into 10 to the power minus 6. So 1110 into 2 into 3.14 into 60 into 60 into 10 to the power minus 6. This is the value of IRMS. You have to calculate the value of IRMS for sure. आपकी नोटबुक मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In exercise 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. देखिए आपसे ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कि नेट पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये सिर्फ एक ओनली इंडक्टिव सर्किट है, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, और आपको बताना है कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है इन सर्किट्स में। आंसर मैं नहीं देने वाला आपको आंसर ईमानदारी से खुद लिखना है, सोचना है। अगर आपको नहीं आइडिया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको पावर कंजम्पशन इन एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC साइकिल, एवरेज पावर कंजम्पशन इन AC साइकिल का वीडियो आपको देखना होगा एक बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल इसका डायरेक्ट आंसर आता है, लेकिन आपको एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूं, लेकिन फिर भी अपनी ईमानदारी के लिए, अपने समझने के लिए उसको देख लीजिएगा। इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर कंजम्पशन होता है, एवरेज पावर कंजम्पशन पूरी साइकिल में, दैट विल बी 0, वो होता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, obtain the resonant frequency of the series LCR circuit. L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and R is equal to 10 ohm. What is the quality value, Q value of this circuit? आपको क्वालिटी फैक्टर भी निकालना है और आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट लिखिए। गिवन क्या है, गिवन इज L इज इक्वल टू 2 हेनरी, C इज इक्वल टू 32 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। चलिए आगे, R इज इक्वल टू 10 ओम। 10 ओम, दो चीजें पूछी हैं आपको एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी है और एक क्वालिटी फैक्टर पूछा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको कब मिलती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको तब मिलती है जब सर्किट में उतनी फ्रीक्वेंसी फ्लो हो जितनी उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको तब मिलती है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट जरूर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है उस कंडीशन में, दैट इज 1/√L × C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L और C की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/L की वैल्यू क्या हो गई, L इज 2 इंटू C इज 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओमेगा इज इक्वल टू 1/, और अगर इसका रूट हम लें तो रूट लेने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। इसको ऊपर ले गए, सो
ओमेगा विल बी इक्वल टू 10⁻³ विच कैन बी रिटन एज 125, और इसकी ओमेगा 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं, 1000 को 8 से डिवाइड किया तो 125 आंसर आ जाएगा। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ ओमेगा। चलिए एक और चीज, क्वालिटी फैक्टर भी पूछा है। चलिए क्वालिटी फैक्टर Q क्या होता है? अब Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर का अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, इसके अलावा और फॉर्मूले जैसे पावर कंजम्पशन, ये फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/R इंटू √L/C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। बस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा 1/10, R की वैल्यू 10, L की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻6। डिवाइड कीजिए 16 का रूट ले लीजिए, 4 आ जाएगा, वो -3 आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाइए, डिवाइड कीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये आंसर मुझे कंप्लीट चाहिए बेटा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 में इतना ही है। 7, ए चार्ज 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? LC oscillation का है ये। देखिए LC oscillation में कहानी क्या होती है, उससे ये पूछा गया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कुछ ऐसी होती है कि LC ऑसिलेशन तभी सस्टेन हो सकता है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो, XC और XL एक दूसरे के इक्वल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका ऑसिलेशन तो होंगे लेकिन वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएंगे, अनडैम्प्ड नहीं होंगे। क्या समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आपका XC शुड बी इक्वल टू XL होना चाहिए, और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपके पास वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज LC। तो ओमेगा आपको निकालना है। L की वैल्यू आपको दी हुई है, L की वैल्यू 27 मिली हेनरी दी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ। L इज इक्वल टू 27 मिली हेनरी का मतलब 27 इंटू 10⁻⁻3, और C की वैल्यू दी हुई है 30 माइक्रोफेरेड। सो इट इज 30 माइक्रोफेरेड विच इज 30 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये वैल्यू आपको गिवन है तो आप इसको लिख लीजिए। आप 1/L की वैल्यू कितनी हो गई? 27 इंटू 10⁻³ इंटू 30 इंटू 10⁻6। मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7, यही वाला क्वेश्चन। इसी में इनिशियल चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो नहीं मिली कूलम है, मिली कूलम तो 6 इंटू 10⁻³ कूलम। ये Q की वैल्यू दी हुई है आपको। What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at the later time? चलिए पहले तो आपको टोटल एनर्जी इनिशियली निकालनी है। इसका मतलब है LC ऑसिलेशन सर्किट आपने अगर देखा है, मेरे ख्याल से देखा होगा, तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ कैपेसिटर के पास चार्ज होता है। अगर चार्ज सिर्फ कैपेसिटर के पास होता है इसका मतलब एनर्जी सारी की सारी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगी दैट इज EC इज इक्वल टू वॉट? हाफ CV², और हाफ C की वैल्यू क्या हो गई? C की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6 और V की वैल्यू सॉरी यहाँ पे CV² नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे V नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए दैट इज हाफ Q²/C। पता है ना, हाफ CV² में ये भी बन जाएगा आपका।
तो अगर नहीं आपको याद है तो हाफ सी वी स्क्वायर से कैसे बनाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी, तो आपने V की वैल्यू यहाँ रखी तो हाफ C और V की वैल्यू Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो Q स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। चलो हाफ Q स्क्वायर बाई सी आ गया। अब देखिए आपके पास 1/2 Q की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻6, डिवाइड कीजिए, आपके पास एनर्जी आ जाएगी कैपेसिटर की। और एलसी ऑसिलेशन में आपको मालूम है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास होती है बाद में उतनी ही एनर्जी इंडक्टर के पास जाके स्टोर हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में शेयर होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी पूरे सर्किट की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। सो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी विल बी दिस, टोटल एनर्जी इतनी ही आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यही आ जाएगा क्या, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए सीरीज LCR सर्किट विद R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry, C is equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one cycle? देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन समझिए कि आपको एक वेरिएबल 200 वोल्ट की सप्लाई, मतलब आपको ERMS की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, ठीक है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर है आपके पास तो उस कंडीशन में आपके पास कितना एवरेज पावर P की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए P का जो फॉर्मूला होता है LCR सर्किट में, दैट इज P इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS cos phi, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए आपको ना तो यहाँ IRMS मालूम है और ना ही आपको cos phi की वैल्यू मालूम है, तो देखिए IRMS और cos phi कैसे निकलेगा वो समझिए। देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट मैं यहां सॉल्व करूंगा, तो अपना ध्यान यहां ले जाएं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, कलर ऑप्शंस हैं अपने पास। देखिए ये आपका ट्राइंगल होता है, दिस इज इम्पीडेंस ट्राइंगल, और ये वैल्यू होती है XL माइनस XC, और दिस इज द वैल्यू R, दिस इज फाई, ये वैल्यू हो गई फाई की। चलिए अब देखिए अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या आपको तब मिलती है जब XL XC के इक्वल हो जाता है। जब XL XC के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपको इस पे मिली तो इसका मतलब है यहां मैंने रख दिया तो XL माइनस XC, और XC इज इक्वल टू क्या है XL, तो ये क्या हो गया 0, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको कितनी मिल गई 0, इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपका जो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू इज 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब cos फाई का केस तो क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं IRMS की, कि IRMS कैसे मिलेगा आपको। देखिए IRMS कैसे मिलेगा कि अगर आप वैल्यू निकालते हैं किसकी, I की, तो I की वैल्यू होती है आपकी E बाई जेड, E बाई जेड होती है आपकी, ठीक है, E नॉट बाई जेड होती है ये। और अगर आप IRMS की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये ERMS बाई जेड। लेकिन अब Z की वैल्यू क्या है, अब Z की वैल्यू पे आप ध्यान दें तो Z की वैल्यू होती है आपकी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन XL जो है वो XC के इक्वल है, तो XL माइनस XL हो जाएगा,
तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। आपके पास क्या बचा आर स्क्वायर, वो भी रूट में, रूट हटाया स्क्वायर हटाया, मतलब कि आपके पास z इजिकल टू आर मिल गया। तो r की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब देख लो फटाफट लिख लेते हैं। तो i इजिकल टू क्या मिला e अपॉन आर, e दिया हुआ है आपको 200 और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू कुछ दी है क्या, बिल्कुल दी हुई होगी। 9th क्वेश्चन, r की वैल्यू दी हुई है 20 ओम, तो r की वैल्यू 20 दी हुई है, तो आपके पास ये आ गई कितना 10। तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो P इज इक्वल टू हो गया IRMS इंटू ERMS। IRMS की वैल्यू 10 है, ERMS की वैल्यू है 200, तो P आ जाएगी 2000 वॉट। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ? तो इस चीज को आप समझिए, ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते थे, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन होती है कि किस सिचुएशन में वो फॉर्मूला लगना है, किस सिचुएशन में नहीं लगना, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप हमेशा ये फॉलो कीजिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब cos फाई आपको 0 मिलेगा, फाई की वैल्यू 0 डिग्री मिलेगी, और cos 0 आपका 1 होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसको रब कर देता हूं, तब तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या एक्चुअली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मेगावाट। अच्छी बात है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो हमें मिलती हैं वो मेगावाट में मिलती हैं, मेगावाट में ही तो मिलती हैं। आप जो बिग एफएम सुनते हैं 92.7, तो वो क्या है 92.7 मेगाहर्ट्ज पे ही मिलती हैं आपको। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है सिग्नल उतना क्लियर होता है, और उसके लिए अब तो कम्युनिकेशन चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लास्ट में सेमीकंडक्टर के बाद था कम्युनिकेशन चैप्टर, एनसीईआरटी में अभी भी है, वो हटा दिया गया है सिलेबस से। अदरवाइज जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना छोटा सिग्नल एंटीना होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। अदरवाइज आप देखिए कि वो एक पहले आता था मथुरा वृंदावन आकाशवाणी केंद्र, तो वो किलो हर्ट्ज 1600 किलो हर्ट्ज पे वो चलते थे, तो उसके लिए एंटीना बहुत बड़ा लगाना पड़ता था। तो खैर वो हमारा मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको मेगावाट के रेंज में आपको ट्रांसमिट करनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज। बहुत अच्छी बात है। एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी। इफेक्टिव इंडक्टेंस है। व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू दी हुई है किसकी, आपको वैल्यू गिवन है एल की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एल इज गिवन, एल इज व्हाट 200 माइक्रो हेनरी विच इज 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। चलिए उसके बाद न्यू की वैल्यू, न्यू की दो वैल्यू दी हुई हैं, इन दो वैल्यूज के बीच में आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक न्यू वन आप ले लीजिए, क्या 800 किलो हर्ट्ज विच इज 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, और इट कैन बी रिटन एज 8 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है। सेकेंड न्यू टू की वैल्यू क्या हो गई, न्यू टू इज 1200 किलो हर्ट्ज, 1200 किलो हर्ट्ज which can be written as 1200 into 10⁻³ hertz which is 12 into 10⁵ hertz। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको निकालनी है सी की वैल्यू। तो देखिए एलसी ऑसिलेटर हमेशा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। आपने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू लिख ली, तो ओमेगा हो गया 2 पाई, न्यू इज इक्वल टू 1/√LC। अब आपको न्यू वन निकालनी है तो न्यू वन निकाल लीजिए, न्यू टू निकालनी है तो न्यू टू निकाल लीजिएगा, सॉरी न्यू टू पुट कर दीजिएगा।
अब ये एल और सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू आ गई क्या 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू एल। सी उधर चला गया, एल यहाँ रह गया। अब अगर आपको C1 कैलकुलेट करना है तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर न्यू 1 स्क्वायर एल, और C2 कैलकुलेट करना है तो 4 पाई स्क्वायर न्यू 2 स्क्वायर इंटू एल। इन दोनों को ही सॉल्व करने का काम आपका है, इन दोनों को सॉल्व आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइज नॉन एडिशनल के अलावा। एडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है NCERT का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में कुछ खास नहीं है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, और आपको वैल्यू दी हुई है किसकी, वोल्टेज की 230 वोल्ट RMS वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। आपको डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए, तो गिवन E RMS इज इक्वल टू 230 वोल्ट। चलिए उसके बाद L इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरेड एंड R इज इक्वल टू 40 ओम। चलो A निकालना है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई एल रूट ओवर एल सी, ठीक है। तो L आपको गिवन है, C आपको गिवन है, वैल्यू निकाल लेंगे तो अच्छा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर नहीं निकालनी तो ओमेगा की वैल्यू रखिए 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाई एल की वैल्यू क्या हो गई 5 और C की वैल्यू हो गई 80 और माइक्रोफैरेड है तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू रूट ओवर 400 इंटू 10 टू द पावर -6। इस वैल्यू को आप निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। चलिए नेक्स्ट, कहीं से भी देखना नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, गलत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल पे अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इसका मतलब कैलकुलेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्लीज तो ऐसा मत करिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बी पार्ट, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इम्पीडेंस निकालना है और आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आई की वैल्यू और इम्पीडेंस कैसे निकलेगा। सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है LCR सर्किट का, दैट इज Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। लेकिन क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे पूछा है इसका मतलब XL विल बी इक्वल टू XC, और XL XC के इक्वल हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा Z विल बी इक्वल टू R स्क्वायर रूट में, सो इट विल बी Z इज इक्वल टू R। तो R की वैल्यू पुट कर देंगे तो Z क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 40 ओम, ठीक है। नेक्स्ट आपसे करंट पूछा है, करंट पूछा है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पूछा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे E बाई R हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I। कैलकुलेट कर लेंगे E और R की वैल्यू पुट करके। चलिए सी पार्ट, determine the RMS potential drops across the 3 elements of circuit, show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency। देखिए इस कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग जगहों पे
इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर के लिए निकालना है, तो आपने उस कंडीशन में क्या किया, इस I की वैल्यू निकाल लीजिए। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 230 वोल्ट है वोल्टेज और आपके R की वैल्यू 4, तो इट इज 23/4 एम्पियर I की वैल्यू। और सीरीज में करंट फ्लो हो रहा है, ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर ये सीरीज में ही तो लगे हुए हैं, सीरीज में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट तो कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है तो अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप किस पे निकालना है, R पे, तो R पे निकालना है, सो इट विल बी V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I तो है आपका 23/4 और R की वैल्यू कितनी है, 40 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, दिस इज द, और इसको मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डिवाइड किया, अरे यार ये तो आ गया कितना, 230 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस पे, L पे, पोटेंशियल डिफरेंस L पे निकालना है, तो उस कंडीशन में L पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी L इज इक्वल टू IXL। ठीक है, तो देखिए I की वैल्यू तो 23/4, XL की वैल्यू दैट इज ओमेगा L, और ओमेगा आपने यहां से निकाल लिया, L की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस एट C इज इक्वल टू IXC। ठीक है, तो अगेन I की वैल्यू 23/4 और XC की वैल्यू आप लिख लेंगे क्या, 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, होके यहाँ पे आप C की वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएंगे। एक चीज बोली गई है इसमें कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। ये बताइए आप, ये प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने की क्या जरूरत है, देखो ना, टोटल वोल्टेज है 230 और सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बचा हुआ इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कहाँ ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ ही नहीं, वो कितना है, 0 है। क्या समझ में आ गई बात आपको, क्या क्लियर हो गई? तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं की है मैंने, वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, स्पेशली इसीलिए छोड़े हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें। तो यहाँ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए, थैंक यू सो मच।